हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि जानते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम आप सबों के लिए काफ़ी ही कम समय बचा है। तो साथियों, इन कम समय में जो है आप अपने रिजल्ट को कैसे बेहतरीन करें। तो साथियों, इसके लिए मैं आप सभी को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस में जो है 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, उनको हम कैसे बेहतर करें, तो इसके लिए हम आपको साइंस का जो है प्रत्येक दिन जो है क्वेश्चन करा रहे होते हैं, थ्योरी भी कराते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में जो है हम बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में जो है इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें फल के बारे में जानेंगे, फूल के बारे में जानेंगे, पादप उत्तक क्या होता है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन और पादप रोग, यानी कि ये सभी टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बनेंगे उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट में आपको यहाँ बहुत ही कम समय में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप सभी दोस्त इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, ये सारी टॉपिक है जो इसको करेंगे, ये एक व्यवस्थित क्रम में मैंने जो है आपको ये जो है बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर इसका कोई पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मिलेगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे बात आता है फल की। तो फल जो है आपको, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो फल के जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में, उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक तरह से इसको अगर हम याद करें तो कैसे याद करेंगे, तो फल जो है एक तरह से पोम की तरह रहता है, तो इसीलिए इसके अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। याद रखने का बात है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि फल बनता है, तो फल का निर्माण कैसे होता है। तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से। कहाँ से होता है? निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय क्या है, ये सारी बात को आगे पुष्प में हम जानेंगे। बीज का निर्माण कैसे होता है, तो ये बीजांड से होता है। कैसे होता है? बीजांड से। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो इसे ही हम निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद जो बीजांड बनता है, ये बीज का निर्माण बीजांड से होता है। तो इसको ध्यान रखना। यही बताया गया है। निषेचन की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये स्टारबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्टारबर्ग के द्वारा। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि नर एवं मादा में जनन इकाई का संलयन क्या कहलाता है, तो ये निषेचन है। इसको ध्यान रखेंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सबसे बड़ा जो बीजांड है, यानी कि बीजांड यानी कि बीज का निर्माण बीजांड से होता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा बीजांड है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है मेरे दोस्त, तो वो साइकस है। आपने कुछ इस तरह से एक पौधा देखा होगा, तो यही क्या है, तो ये एक साइकस है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये सबसे बड़ा जो है बीजांड है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो साइकस को कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको साथ ही ध्यान रखना। अगला देखिए कि जिस फल का निर्माण पुष्प के केवल अंडाशय भाग से होता है, यानी कि जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। अंडाशय क्या है, ये सारी चीज को आगे देखेंगे। तो देखिए, अंडाशय जो है आपको बताएंगे। तो जिस पुष्प का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सत्य फल है, कौन असत्य फल है, तो ये सब पूछा जाता है। कहता है कि जिस फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल भी भाग लेते हैं, तो उसे हम कौन सा फल कहते हैं, तो साथ ही उसे हम असत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ सत्य फल का जैसे उदाहरण है, तो जैसे यहाँ पे देखिए सत्य फल में उदाहरण हो जाएगा, मटर और आम किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सत्य फल है। अगर हम बात करें असत्य फल की, तो सेब हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, कटहल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि यानी कि ये नाशपाती है, और जो इसमें जो है ये कैसा फल है, तो एक प्रकार का आपको हो जाएगा असत फल। सेब भी क्या है, असत फल है। अगर हम सिरोसिस की बात करूं तो सिरोसिस फल क्या है,
तो सिरोसिस फल वे फल होते हैं जो कई छोटे-छोटे फलों का जो है संग्रह होता है, यानी कि छोटे-छोटे फल से मिलकर जो बना होता है सिरोसिस फल, या इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम मिश्रित फल भी कहते हैं सिरोसिस फल को। जैसे आपने देखा होगा कि कटहल जो है, कटहल में कई छोटे-छोटे जो है फल मिलकर एक बड़ा फल का निर्माण करता है। ये क्या है? सिरोसिस फल का उदाहरण है। आपने ये देखा होगा शहतूत, जिसे हम तूत के नाम से जानते हैं, प्रचलित नाम है, ये शहतूत है। तो ये सभी क्या है साथियों, ये भी एक सिरोसिस फल का उदाहरण है। अनानास के बारे में आप लोग जानते हैं, ये आपको हो गया अनानास, ये है अनानास, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला है कि आम, इमली, पपीता, बेर के कौन सा भाग खाने योग्य है? काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो खाने योग्य भाग है ये है मध्य फल भित्ति। कौन है? मध्य फल भित्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा फल भित्ति। क्या होगा? फल भित्ति हो जाएगा। अगला है लीची की खाने योग्य भाग कौन सा है? तो एरिल है, कई एग्जाम में पूछा गया है, साथियों इसको ध्यान रखना। अगला है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा भ्रूण पोष। क्या होगा? भ्रूण पोष होगा, इसको याद रखना दोस्त। अगला है फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग है? तो फूल गोभी में हम किसे कहते हैं? ये पुष्प के पुष्प क्रम को खाते हैं, तो इसको याद रखना। अगर यहाँ पे हम बात करें फूल के बारे में, तो फूल के बारे में यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे जूम करके देखिए। तो यहाँ पे साथियों आप लोग को मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए इसमें जो है, इसमें पुष्प की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डंठल वाला भाग है, इसे हम कहते हैं पुष्प वृंत, जिसे हम पकड़ते हैं। ये वाला भाग देखिए, ये क्या है? तो ये पुष्प कौन है? तो पुष्पासन है, ये वाला भाग पुष्पासन है। और ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये यानी कि ये जो है, और ये कौन सा भाग है? तो ये बाह्य दल पुंज है। और ये जो आप लोग को पत्ती दिख रहा है, ये पत्ती हो गया, ये पत्ती हो गया, ये पत्ती, ये कौन सा भाग है? तो फूल में जो पत्ती रहता है उसे हम दल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए फूल में ये छोटे ये कई रहते हैं, ये देखे होंगे आपने, ये कई फूल में होते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसे हम पुंकेसर कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पुंकेसर कहते हैं। और जो इसमें जो इसी में रहता है परागकण, क्या रहता है? इसी में पाया जाता है परागकोश, और इसी परागकोश में पाया जाता है क्या? परागकण पाया जाता है। और ये क्या है? पुष्प का नर भाग है। कौन सा? पुष्प का नर भाग है। और आप लोग ये जो देख रहे होंगे ये फिगर, ये सबसे पुष्प में जो सबसे बड़ा भाग रहता है, ये है आपको पुष्प का, ये भाग को हम अंडाशय कहते हैं। और यहाँ से इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और सबसे जो टॉप पे रहता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इसी में पाया जाता है क्या? ये जो एंथर है, इसमें रहता है परागकोश, ये वाला भाग परागकोश है। और इसमें जो छोटे छोटे कण रहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? तो परागकण कहते हैं। और ये वाला भाग आप लोग समझ चुके हैं कि यही है अंडाशय, और इसी अंडाशय से जिस फल का निर्माण होता है वो कौन सा फल बनता है? सत्य फल। और जिस फल का निर्माण इन सारी चीज को मिला करके बनता है उसे हम असत्य फल कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे साथियों। इसी अंडाशय में पाया जाता है क्या? तो इसी अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। कहाँ? तो बीजांड पाया जाता है इसी अंडाशय में। तो इस सब चीज को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से फिगर को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधे का जो जनन अंग है वो कौन सा है? तो ये पुष्प है। कौन है? पुष्प है। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पुष्प में पाया जाता है एंथर, इसके अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। फूल की खेती को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगर हम बात करें पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर है। और जो मादा जनन भाग है वो कौन सा है? तो वो आपको हो जाएगा अंडाशय। कौन हो जाएगा? अंडाशय जो है पुष्प का मादा जनन भाग है। ये अंडस या कार्पेल कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया है। तो इस सब को आप लोग ध्यान रखना। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन यहाँ पे है पादप उत्तक से। तो पादप उत्तक के बारे में यहाँ आप लोग समझ लीजिए कि पादप उत्तक क्या है। तो पादप उत्तक की अगर हम बात करें साथियों, तो प्लांट उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो विभाज कर सकता है, वो विभाज उत्तक है, और एक होता है जो विभाज नहीं करता है, उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये विभाज उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। जैसे शीर्ष, अगर कोई उस शीर्ष यानी कि भाग में विभाज करेगा, शीर्ष विभाज उत्तक है। यानी कि पौधे के अगर पार्श्व यानी कि बगल में वृद्धि करेगा तो पार्श्व विभाज है, और पौधे के अगर आंतरिक भाग में वृद्धि करता है तो उसे अंतर्वेशी विभाज उत्तक कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। और अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल अस्थायी उत्तक, और दूसरा जो होता है जटिल अस्थायी उत्तक होता है। सरल अस्थायी उत्तक तीन प्रकार होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो आप लोग को केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अगर जटिल अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो इस सब चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, विभाज उत्तक में जो है एक तो फिगर है। तो विभाज उत्तक में जैसे शीर्ष विभाज उत्तक, तो यानी कि ये शीर्ष वाले भाग में पौधे का वृद्धि करता है। अंतर्वेशी विभाज उत्तक यानी कि पौधा का जो आंतरिक भाग है वृद्धि करता है। और पार्श्व विभाज उत्तक यानी कि ये जो पार्श्व वाला भाग है इसको वृद्धि कौन करता है, तो पार्श्व विभाज उत्तक करता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि कोशिका के समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान रहती है, उसे हम उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया था। किसने? विचट ने किया था। और शरीर में उत्तक का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है साथियों? प्रोटीन से होता है। और जाइलम एवं फ्लोएम कैसा उत्तक है, तो संवहनीय उत्तक है। कैसा है? संवहनीय उत्तक है। और पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थों एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आपको फ्लोएम करता है। और जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल का वहन करता है। आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये फ्लोएम के बारे में देखिए कि ये खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों का पौधा के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाता है, तो ये आपको जाइलम को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि शरीर के उत्तक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये आपको हो जाएगा संयोजी उत्तक। क्या होगा? संयोजी उत्तक होगा। रक्त एक प्रकार का कैसा उत्तक है, तो ये भी संयोजी उत्तक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से। तो देखिए पौधा एवं पेड़ पौधा जो अपना खाना तैयार करता है, उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम क्या कहते हैं, तो क्वांटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो कार्बन जो है डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल है, और सूर्य प्रकाश। इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे में क्लोरोफिल और इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम नामक धातु, जो प्रकाश को अवशोषित करता है और जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या, जैसे वायुमंडल में उपस्थित CO2 और H2O जो है ये अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और इसके लिए जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो क्लोरोफिल करता है। और इसके द्वारा अपना जो है काला यानी कि ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है, H2O बनाता है, और जो है ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। तो पूछता है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जल के अपघटन से ये ऑक्सीजन मिलता है, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो ये किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण किन रंगों का ग्रहण करता है, तो ये बैगनी, नीला और लाल, ये तीन रंगों को जो है क्लोरोफिल ग्रहण करता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो ये लाल रंग में, और सबसे कम जो होती है वो बैगनी रंग में होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यह केवल दिन में होती है। आपको ऑप्शन में देगा रात में, दिन या रात दोनों, तो ये केवल दिन में होती है, तो इसको याद रखना। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपचयित होता है, तो ये कहाँ से निकलता है, तो जल के अपघटन से निकलता है। अगला है जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है कहाँ से, तो प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कैसे हो रहती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अगला है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो ये सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। आगे देखिए टॉपिक है पादप हार्मोन। तो साथी पादप हार्मोन क्या है कि पौधे के शरीर के भीतर उत्पन्न रासायनिक सिग्नल अणु होते हैं जो पौधे की वृद्धि करता है, विकास करता है एवं अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यही क्या है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। प्रमुख पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, तो जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, फ्लोरोजेंस हो गया, साइटोकाइनिन, ये सभी पादप हार्मोन है जो पौधा के भाग में किसी न किसी अपना अपना सब अलग अलग कार्य करते हैं, जो आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, यानी कि ऐसे हार्मोन जो पौधा के भाग में किसी न किसी वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो जैसे ये ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये क्या करता है, पौधा के किसी न किसी भाग में वृद्धि करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन है जो पौधा के वृद्धि को रोकने का काम करता है, तो वो हार्मोन है अब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है। कौन है, अब्सिसिक एसिड और एथिलीन है। खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन है, तो ये ऑक्सिन हो जाएगा। कौन होगा, ऑक्सिन हो जाएगा। अक्सर ऑक्सिन की खोज किसने किया था, तो डार्विन ने, और 1880 ईस्वी में किया था। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव के लिए करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सिन का। क्या हो जाएगा, ऑक्सिन का। और खरपतवार नष्ट करने में किसका प्रयोग होता है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि 2,4-D एक क्या है, तो 2,4-D आपको हो जाएगा खरपतवार नाशी है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2,4-D का मतलब होता है कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉल फिनोक्सी एसिटिक एसिड होता है, तो फिनोल एसिटिक एसिड होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय रूप में पाई जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है। कौन है, एथिलीन है। और एथिलीन की खोज किसने किया था, तो बर्ग ने। किसने किया था मेरे दोस्त, तो बर्ग ने किया था। अगला है फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ये आपको हो जाएगा एथिलीन। कौन होगा, एथिलीन होगा। अगला है कि पुष्पों की संख्या में वृद्धि में कौन सहायक होते हैं, तो ये एथिलीन है। एथिलीन बोने पौधे को लंबा करने में भी सहायक होते हैं। इस पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला की अगर हम बात करें जिबरेलिन, तो जिबरेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने किया था 1926 ईस्वी में। कोशिका विभाजन की दर बढ़ाने के एवं विकास में सहायक कौन सा होता है, तो कोशिका विभाजन के लिए साइटोकिनिन। आपने पढ़ा होगा कि साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये कोशिका विभाजन करता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला है साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, तो मिलर को ध्यान रखना। फूल खिलने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, तो फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। अगला है ट्रोमेटिन क्या है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगला है पौधे के जख्म भार को कौन भरता है, तो ट्रोमेटिन हार्मोन। कौन, ट्रोमेटिन हार्मोन जो है ये पौधे के जख्म वाले भाग को भरता है। आगे देखिए पादप रोग है, तो तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण। आलू का जो शिथिल रोग है ये आपको जीवाणु के कारण हो जाएगा। और गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। और गन्ना में लाल सड़न रोग जो है ये भी कवक के कारण हो जाएगा। और धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है, तो जेंथोमोनास नामक जीवाणु के कारण होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना दोस्त।
अगला है ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको हो जाएगा धान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो हरित बाली रोग का संबंध किससे है, तो ये आपको बाजरा से हो जाएगा। अगला है कि अग्नि निर्जा संबंधित रोग किससे है, तो ये सेब से होगा। किससे होगा, सेब से संबंधित है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये जिंक के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण, जिंक के कमी के कारण। अगला है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है, तो मेरे दोस्त ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अगला है कि बंची टॉप रोग किससे संबंधित है, ये आपको हो जाएगा केला से। और टिक्का रोग जो है ये आपको किससे संबंधित है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। तो ये सारी चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, और जो कि काफी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ और है तो देख लीजिए। जैसे मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। नींबू में डायबेक किसके कारण होता है, तो ये कॉपर या तांबा के कमी के कारण। आम और बैगन में जो है लिटिल लीफ रोग किसके कारण होते हैं, तो ये जस्ता के कमी के कारण होते हैं। और फूल गोभी में ब्राउनिंग और आंवला में निक्रोसिस रोग जो है ये बोरन के कमी के कारण होता है। तो साथियों आप लोग जो है इन सारी चीज को ध्यान रखेंगे, और आपका जो है इसका पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो की नीचे टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां जुड़िएगा, आपको वहां पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो साथियों ये कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और नेक्स्ट की वीडियो में जो है इसका जो सब्जेक्ट थ्योरी कर लिए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो करेंगे, तो साथियों भी काफी बेहतरीन तरीके से। तो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद।